हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रेलवे एनटीपीसी के लिए काफ़ी किफ़ायती होगा। इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो हम लोग देखेंगे कि आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे और अपने रास्ते को ढूंढेंगे। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, अलैंगिक प्रजनन होता है, किसमें होता है अलैंगिक प्रजनन? तो ये जो होता है वो आपका कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। देखिए, प्रजनन की अगर हम बात करें तो प्रजनन है क्या? अपने समान जीवों की उत्पत्ति या संतानोत्पत्ति के गुण को ही प्रजनन कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं, जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं वही जो है उसे ही हम लोग प्रजनन कहते हैं। तो ये तो हुआ प्रजनन। अब देखिए, प्रजनन जो है दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। लैंगिक क्या होता है? जब नर और मादा मिलकर अपने युग्मकों द्वारा नए जीव का निर्माण प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, तब यह क्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। और ये जीव जो है एकलिंगी या द्विलिंगी या दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मनुष्य हो गया आपका, कुछ जंतु वगैरह हो गए। और अलैंगिक क्या होता है? प्रत्येक कहा जाता है कि जितने सारे जीव हैं उसका जो जीवन है एक ही कोशिका से प्रारंभ होता है, और अगर यह केवल एक ही जनक से विकसित होती है तो इस प्रकार का जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे अमीबा हो गया आपका, हाइड्रा हो गया, अब विभिन्न प्रकार के शैवाल हो जाएंगे, कवक हो जाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेते हैं अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एक जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है। और लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता, और जबकि लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं। और लैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, और जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है? निषेचन होता है। और लैंगिक जनन से नई जाति का विकास नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन से क्या होता है? नई जाति का विकास होता है। और लैंगिक जनन में लैंगिक जनन की अपेक्षा कम समय लगता है। तो इस प्रकार से ये आपका अलैंगिक प्रजनन है। अलैंगिक प्रजनन किस में होगा? तो कम विकसित जानवर और पौधों में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, अर्थात वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। 1753 ईस्वी में लिनियस ने द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था, और सबसे पहले लिनियस ने होमोसेपियंस शब्द का प्रयोग भी किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बीसीसी का जो मुख्यालय है वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ये बीसीसी का है मुख्यालय। और अगर हम बीसीसीआई की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का जो स्थापना हुआ था वो 1928 ईस्वी में हुआ था। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसको कहा जाता है। और अभी अगर हम वर्तमान में बात करें अध्यक्ष की, तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। और पुरुष टीम के जो कोच हैं वो रवि शास्त्री हैं, और महिला टीम के जो कोच हैं वो तुषार अरोठे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर यहाँ पे होगा गियासुद्दीन शाह को हराया था। ये हो जाएगा गियासुद्दीन शाह। गियासुद्दीन शाह को हराया था। कब हराया था गियासुद्दीन शाह को? तो ये हराया था 1538 ईस्वी में। और अगर शेरशाह की बात करें तो शेरशाह ने बंगाल को बार बार लूट कर कंगाल कर दिया था, और अंत समय में शेरशाह कलिंजर के युद्ध में घायल हो गया था। उसी समय क्या हुआ, ये विस्फोट होने के बाद ये मर गया था। तो यहाँ पर सवाल था आपका कि शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन शाह को हराया कब? 1538 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, नैनोमीटर में। यानी नैनोमीटर का मतलब हुआ कि 10 पे पावर कितना? -9
मीटर, 10 पे पावर -9 मीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। देखिए, परिपक्व शुक्राणु की अगर हम बात करें तो इसका जो उत्पादन होता है वो वृषण में होता है परिपक्व शुक्राणु का। अगर हम शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु का मतलब हुआ एक बीज हुआ शुक्राणु। और चलिए वृषण की बात करते हैं। वृषण क्या होता है कि सभी पशुओं तथा मानव में पाया जाने वाला नर जनन ग्रंथि है, जिसका क्या होता है कि प्रकार मादा में डिंब ग्रंथि, जिसका प्रकार मादा में क्या होगा, अंडाशय होता है, डिंब ग्रंथि नारियों में, और उसी प्रकार नरों में वृषण होता है। जिस प्रकार नारियों में अंडाशय होता है उसी प्रकार नरों में वृषण होता है। अब वृषण का 2 कार्य होता है। क्या क्या कार्य होता है? शुक्राणु का निर्माण करना और पुंजन का निर्माण, यानी एंड्रोजन का निर्माण करना। तो ये 2 काम होता है। मानव में कुल मिलाकर 2 वृषण होते हैं जो शिश्न के आधार के दाएं एवं बाएं तरफ एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। वृषण के नीचे एक थैली होती है जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। इस थैली की त्वचा ढीली होती है जो गर्मियों में अधिक बढ़कर लटक जाती है और सर्दियों में सिकुड़कर छोटी होती है, और इसके अंदर वृषण होते हैं। अगर हम बात करें अंडकोश की, तो अंडकोश की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, और इसमें रक्त का क्या होता है कि संचार होता है। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो गया परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये आपका वृषण में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका महिलाओं में गुणसूत्र स्थिति है। तो महिलाओं में अगर बात करें गुणसूत्र स्थिति तो इसका हो जाएगा 22 + XX। देखिए 22 + XX का मतलब हुआ कि महिला हो या पुरुष हो उसमें जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा होता है। 22 जोड़ी दोनों में सेम होगा, लेकिन पुरुष में XY होता है और महिला में ये क्या होता है, XX होता है। यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होगा, लेकिन महिला में क्या होगा, 2X होगा, और पुरुष में क्या होगा, X और Y होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वैज्ञानिक नामकरण व अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो अभी आप एक क्वेश्चन देखे हुए थे 2 नंबर, जो कि लिनियस, तो वही है यहाँ पर आपका वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली जो है लिनियस के द्वारा लाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे। तो अकबर के शासनकाल में अगर देखा जाए तो जो इसके दीवान थे राजा टोडरमल, वही जो है वित्त मंत्री थे, राजा टोडरमल। और इसी राजा टोडरमल ने क्या किया था कि 1580 ईस्वी में एक दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में किसने जो है, तो राजा टोडरमल मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। और हम अकबर की अगर बात करें तो अकबर का जो कार्यकाल था वो था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। और उसका जन्म कब हुआ था, तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक टेबल, एक कुर्सी, फल भरा एक टोकरा और एक वायलिन एक आदमी को खुश होने के लिए और क्या चाहिए। यह कथन किसका है। तो यह कथन जर्मनी के आपके अल्बर्ट आइंस्टीन का था, जिन्होंने औसत वेग का सूत्र भी दिया था, v = u + at, v² = u² + 2as, और औसत चाल भी हुआ था 2v1 + v2 बटे v1 + v2, ये भी दिया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो उन्होंने ही कहा था कि एक टेबल, एक कुर्सी, फल भरा एक टोकरा और एक वायलिन एक आदमी को खुश होने के लिए और क्या चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर एक प्रतियोगी खेल के रूप में शामिल किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 1908 ईस्वी में, ऐसा 1908 ईस्वी में हुआ था। अब बात करें तो इसका शुरुआत जो हुआ था वो 776 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ था ओलंपिक खेल का। और आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो वो 1896 ईस्वी में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो स्थापना हुआ था वो 1894 ईस्वी में, जो कि जिसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने।
अगर भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना करें तो वो आपका हुआ था 1924 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, औसत वेग का सूत्र क्या होता है, जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस वी। औसत वेग का सूत्र हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस वी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको कहते हैं फोकस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती है। तो देखिए स्वैच्छिक मांसपेशियां की अगर हम बात करें तो ये आपका विद्यमान हो जाएगा किसमें, तो स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां देख लेते हैं। मांसपेशियां जो है एक स्वैच्छिक होता है, एक अनैच्छिक होता है। अर्थात एक ऐच्छिक होता है, एक अनैच्छिक होता है। तो ये जो अनैच्छिक, पहले अनैच्छिक मांसपेशियां के रूप में जान लेते हैं कि अनैच्छिक मांसपेशियां मुख्य रूप से किसमें, तो अमाशय, भित्ति, गर्भाशय, पित्ताशय, मूत्राशय में पाई जाती है। जिस पर क्या होता है कि अपना इच्छा नहीं होता है, मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार से अनुकूल नहीं कर पाते हैं। और इनमें क्या होता है कि धारियां वगैरह अनुपस्थित होता है, जिसके कारण इसको हम लोग अनैच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं। इस पेशियों की गति पर हमारा नियंत्रण क्या होता है कि नहीं होता है, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। अब आते हैं कि ऐच्छिक पेशियां यानी स्वैच्छिक मांसपेशियां जो है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ऐच्छिक मांसपेशी जो है ये पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती है, अतः इन्हें कंकाल पेशियां भी कहा जाता है। और ये पेशियां मनुष्य की इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक मांसपेशियां या स्वैच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। इसमें धारियां भी पाई जाती है, इसलिए इन्हें रेखित पेशियां भी कहते हैं। प्रत्येक पेशी कोशिका में अनुदैर्ध्य रूप से व्यवस्थित पेशी तंतु पाए जाते हैं, और प्रत्येक पेशी कोशिका बहुकेंद्रित होती भी है। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पेशी तंतुक में एक्टिन या मायोसिन फिलामेंट पाया जाता है। अधिक व्यायाम या कार्य में इनमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है थकान महसूस होने लगता है। ये पेशियां मुख्य रूप से हाथ, पैर, गर्दन, आंख आदि में आपको पाया जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, तो पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। चलिए जान लेते हैं। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ जो मिश्रित पिघले हुए पदार्थ है उसको मैग्मा कहा जाता है। और ये मैग्मा जो है अग्नेय चट्टान से निकलता है। जब मैग्मा जमकर तस्तरी के आकार का हो जाएगा तो उसको हम लोग लेपोलिथ कहते हैं। और जब मैग्मा अगर लहरदार हो जाएगा, लहरदार आकृति में जम जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं। उसको हम लोग फैकोलिथ कहते हैं। और जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। और जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। इस प्रकार से ये जो पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ जो मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, तो मैग्मा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए तो भारत में जो है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि संविधान का पूरा जो है संविधान को लिख दिया गया था और पूर्ण रूपेण लागू नहीं किया गया था, लेकिन उसको अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस वजह से हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और अगर हम बात करें पूर्ण रूपेण कब हुआ था, तो वो 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्ण रूपेण लागू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है, तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा जो है आपका पावर कितना देर आप यूज कर रहे हैं, 100 वाट का ये बल्ब है और कितने घंटा यूज कर रहे हैं, तो 8 घंटा यूज कर रहे हैं। और यहाँ क्या करेंगे हम, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अर्थात हम कितना यूनिट खपत कर रहे हैं, 0.8। और यही अगर ये 10 घंटा रहता,
10 घंटा रहता तो कुल मिलाकर के हम लोग 1 यूनिट बिजली का खपत करते। क्या करते? पावर गुने टाइम बाय कितना, 1000 से डिवाइड करते उसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक को 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो देखिए, मानव विकास सूचकांक को 1990 में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा विकसित किया गया था। चलिए, मानव विकास सूचकांक 1990, ये तो हो गया महबूब हक। और अगर हम बात करें तो महबूब हक कहाँ के थे? ये पाकिस्तान के निवासी थे। और थोड़ा अमर्त्य सेन के बारे में अगर बात करें तो 1998 में इनको क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और अगर भारत में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अगर देखें तो सर्वप्रथम 1995 में मानव विकास सूचकांक निकाला गया था। और भारत सरकार ने सबसे पहले 2002 में मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित भी किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अर्धचालक है, तो एक अर्धचालक इनमें से कौन सा है एक अर्धचालक? तो सबसे पहले अर्धचालक को समझ लेते हैं। अर्धचालक जो है, ऐसे आंसर इसका क्या होने वाला है आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मेनियम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, जर्मेनियम। देखिए, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर एक शब्द है जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों से संबंध रखता है। और सेमीकंडक्टर वह पदार्थ है जो धातु और अधातु दोनों के गुणों का पालन करता है। यह सेमीकंडक्टर चालक और कुचालक दोनों के गुणों से भरा हुआ है। इसमें जर्मेनियम आएगा, सिलिकॉन, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये सभी अर्धचालक हैं। अर्धचालक भी एक प्रकार की धातु से ही बना होता है जो कुछ कुचालक पदार्थों के मिश्रण से बना होता है। सेमीकंडक्टर में धातु जैसे सोना, तांबा और इंसुलेटर में बात करें जैसे कांच हो गया। अगर हम बात करें तो ये अर्धचालक जो है दो प्रकार का पाया जाएगा, एक निज अर्धचालक और एक बाह्य अर्धचालक। अब देखिए तो थोड़ा इस पर प्रभाव क्या पड़ता है कि ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालक की विद्युत चालकता क्या होती है? बढ़ती है। इसी कारण अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक भी होता है। अर्धचालक में बहुत से अन्य उपयोगी गुण भी देखने को मिलते हैं, जैसे किसी भी एक दिशा में दूसरे दिशा की अपेक्षा आसानी से धारा का प्रवाह होना, अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं में विद्युत चालकता का भिन्न भिन्न होना। तो ये आपका हो गया जर्मेनियम हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम किया गया है? तो निश्चित अनुपात का जो नियम किया गया था वो प्रोस्ट के अनुसार पे, प्रोस्ट के नियम पर किया गया था या प्रोस्ट के द्वारा किया गया था।